बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब हम आ गए हैं 7वीं और सेकंड लास्ट एपिसोड पे। नवाज़ शरीफ के फ़ौज से इख्तलाफात की सीरीज़ हमारी चल रही है। मैंने पिछले 6 आर्मी चीफ्स यानी मैं आपको बता चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ ने 8 आर्मी चीफ के साथ बतौर वज़ीर आज़म काम किया। पहले दौरे हुकूमत में 3 आर्मी चीफ्स के साथ, दूसरे दौरे हुकूमत में 2 आर्मी चीफ के साथ और तीसरे दौरे हुकूमत में फिर 3 आर्मी चीफ्स के साथ उन्होंने काम किया। मजमूई तौर पर 8 आर्मी चीफ्स के साथ नवाज़ शरीफ ने काम किया बतौर वज़ीर आज़म, और 8 के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए या कशीदा हुए या फिर इंतहाई कशीदा हुए। ख़राब वाला तो सिर्फ एक आध जगह पर मामला था, ज़्यादातर पर कशीदा और इंतहाई कशीदा वाले हालात ही रहे। अब जनरल रहील शरीफ भी उन जर्नलों में से एक हैं या आर्मी चीफ्स में से एक हैं जिनके साथ नवाज शरीफ के बहुत ख़राब ताल्लुकात रहे। क्यों रहे? क्या वजूहात थी कि जनरल राहिल शरीफ साहब के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात ख़राब हुए? अगरचे पहले वालों के साथ भी ख़राब रहे, लेकिन इनके साथ भी ख़राब रहे। तो वजह क्या थी? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरल राहिल शरीफ जो हैं, जब इनकी अपॉइंटमेंट यानी अशफाक परवेज़ कियानी साहब 2013 में नवंबर 2013 में अपने अहदे से सुबकदोश हो रहे थे, तो नए आर्मी चीफ का तयन होना था और नए आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने करना था। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 1997 में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने आईनी तरमीम के ज़रिए से ये इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया था, और उसके बाद से जितने आर्मी चीफ से अपॉइंट हुए वो वज़ीर आज़म ने किए। तो उस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हारून असलम पहले नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद थे और तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ थे। चौथे पर जनरल तारिक खान और पाँचवें पर लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे जो DGISI थे। तो ये 5 सीनियरिटी लिस्ट में ये 5 नंबर थे, और जो तीसरा नंबर था वो लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ साहब का था। राहिल शरीफ साहब एक ऐसे वक्त में आर्मी चीफ बने जब नवाज शरीफ 2 चीज़ों को इनिशिएट कर चुके थे। एक, वो इनिशिएट कर चुके थे परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई और आर्टिकल 6 का नफाज और उनका इत्तलाक और उस पर कार्रवाई, और उसके अलावा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन चल रहे थे वो हो रहे थे। अच्छा, अब आप देखिए कि हुआ ये कि जनरल राहिल शरीफ साहब के साथ भी पहला इख्तलाफ वही हुआ जो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के साथ हुआ था नवाज शरीफ का, यानी परवेज़ मुशर्रफ के मामले पर। नवाज शरीफ चाहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन फ़ौज ये नहीं चाहती थी। अब जनरल राहिल शरीफ आए तो उसमें भी यही हुआ कि आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने के लिए जो है वो उनको अदालती कार्रवाई शुरू हुई। और आपको याद होगा, अगर मैं 2013 के आखिर में और 2014 के शुरू में ले जाऊं तो उनको समन किया जाने लगा अदालत की जानिब से, परवेज़ मुशर्रफ को बुलाया जाने लगा, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ पेश नहीं हो रहे थे इस मुकदमे में। फिर एक वक्त आया कि उन पर जनवरी 2014 में बहुत दबाव पड़ गया कि वो अदालत में पेश हों। एक दिन सुबह 9 बजे का वक्त था, पूरी मीडिया टीम रास्ते में लगी हुई थी। खबरें ये थी कि आज परवेज़ मुशर्रफ ने अदालत में पेश होना है, और उस पर सुबह 9 बजे से, मुझे याद है 2014 की बात है, कि कैमरे सेट थे, मीडिया लगा हुआ था, रिपोर्टर्स खड़े हुए थे, अदालत में भी, परवेज़ मुशर्रफ के घर के बाहर भी, रास्ते में भी कैमरे लगे हुए थे कि परवेज़ मुशर्रफ निकलेंगे घर से और यहाँ से होते हुए वो अदालत जाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ निकले, रिपोर्टिंग शुरू हुई, परवेज़ मुशर्रफ घर से निकले लेकिन अदालत नहीं गए। वो सीधा पहुँच गए रावलपिंडी का जो हार्ट इंस्टीट्यूट है जो फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम है, सीधा परवेज़ मुशर्रफ साहब वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना चेकअप कराना शुरू कर दिया। रिपोर्ट ये हुआ कि उनके दिल में तकलीफ़ हुई थी और वो वहाँ चले गए, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए एक मंसूबा फ़ौज ने तैयार किया था कि आप अदालत जाने के बजाय अस्पताल में आके एडमिट हो जाएं ताकि आपको अदालत में पेश ना होना पड़े। तो उस वक्त एक आम तासुर यही पैदा हुआ कि जनरल राहिल शरीफ जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ की सपोर्ट कर रहे हैं, और राहिल शरीफ साहब भी नहीं चाहते कि हुकूमत उनको ट्रायल करे आर्टिकल 6 के तहत। और जनरल राहिल शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ को पूरी तरह से सपोर्ट दी और कई दिन तक वो अस्पताल में मौजूद रहे, और उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ को कभी अदालत में पेश नहीं होना पड़ा। उससे ये अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत ने भी सरेंडर कर दिया है, फ़ौज के इस ज़िद के आगे हथियार डाल दिए हैं, या हुकूमत को अपनी ज़िद छोड़नी पड़ी है। असल ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि हुकूमत को परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल करने की जो ज़िद थी उसको छोड़ना पड़ा, और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो अदालत में पेश ना हुआ, उनका आर्टिकल 6 का ट्रायल भी ना हो सका। आपको याद होगा पिछले दिनों जब इतला थी
कि परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको वापस पाकिस्तान आना है। तो उस पर मरीम नवाज़ की जो ऑडियो लीक आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अबू जी से कहा है कि आप बयान दें कि मैंने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया और अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आ जाएं। तो बहरहाल ये कशीदगी उस वक्त से चली आ रही है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनके मामले पर जनरल राहील शरीफ साहब के साथ पहला इख्तलाफ हुआ। दूसरा 19 अप्रैल 2014 को हामिद मीर साहब पर हमला होता है, गोलियां मारी जाती हैं और उसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। जब हामिद मीर साहब ज़ख्मी होते हैं तो हामिद मीर साहब की फ़ैमिली यानी उनके भाई और जियो की तरफ से वाज़े तौर पर यह स्टेटमेंट दी जाती है कि हामिद मीर ने कह रखा था कि अगर मुझ पर हमला किया गया तो इसके ज़िम्मेदार DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम होंगे। तो फौरी तौर पर जियो पर ख़बरें चलना शुरू होती हैं कि हामिद मीर पर हमला DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कराया। अब एक बहुत ही ब्लंट और बोल्ड किस्म की ये स्टेटमेंट थी जो जियो की तरफ से दी जा रही थी और फ़ौज को बराह रास्त इतना शदीद जो है वो एक इदारे की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि जी हामिद मीर पर हमला तो फ़ौज के इदारे ISI के सबरा जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कराया। उनका नाम टीवी पर चल रहा था और ये भी कह रहा था कि हामिद मीर पहले से अपनी फैमिली को कह गए थे कि अगर मुझ पर हमला होगा तो ये इनकी तरफ से होगा। तो एक कशीदगी का माहौल पैदा हो गया जियो और फ़ौज के दरमियान और हामिद मीर और फ़ौज के दरमियान एक कशीदगी पैदा हो गई, शदीद किस्म की कशीदगी। और ज़ाहिर है इसमें बज़ाहिर हुकूमत फ़रीक नहीं थी, लेकिन फ़ौज और जियो एक फ़रीक बन गए, दो फ़रीक बन गए। लेकिन इसमें देखना यह था कि हुकूमत क्या मौक़िफ़ लेती है। आमतौर पर यह होता है कि हुकूमत इदारे के साथ खड़ी होती है और कहती है, और इस तरह की खबर चलाने पर पैमरा की तरफ से नोटिस भिजवा दिए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जी देखें पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी बयानबाजी की जा रही है, बड़ी ज़्यादती की जा रही है। आमतौर पर तो यही होता है, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि ठीक 2 दिन के बाद 16 अप्रैल 2014 को नवाज शरीफ साहब हामिद मीर की खैरियत दरियाफ़्त करने उनके पास चले गए। उससे तासुर ये मिला कि इस सारे मौक़िफ़ में हुकूमत और नवाज शरीफ जो हैं वो फ़ौज के साथ खड़े हुए नहीं हैं, बल्कि वो हामिद मीर के मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं। इससे ये तासुर मिला तो लड़ाई जो है वो यानी नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, जो कि पहले भी पैदा हुए थे लेकिन और बढ़ गए। तो नवाज शरीफ साहब ने जानबूझ के, इसको कहते हैं चुटकी भरना, फ़ौज को चुटकी भरी। ये भी हो सकता था कि वो अगर वो खामोशी रहना चाहते थे और खामोश रहकर वो हामिद मीर की हिमायत करना चाहते थे तो ये भी मुमकिन था कि वो हामिद मीर को की खैरियत मालूम करने उनके पास ना जाते, लेकिन नवाज शरीफ साहब उनके पास गए ये तासुर देने के लिए कि वो इस मामले में फ़ौज के साथ नहीं खड़े हुए बल्कि वो हामिद मीर के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं। तो यहाँ पर एक और इख्तलाफ पैदा हो गया। उसके बाद धरना शुरू हुआ। 2014 में धरना शुरू हुआ। पहले मॉडल टाउन का वाक़या होता है, मिनहाजुल कुरान के और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन मारे जाते हैं। फिर धरना होता है, FIR कटती नहीं है, फिर एक लॉन्ग मार्च शुरू होता है, फिर यहाँ पर धरना हो जाता है। उस धरने के बारे में एक आम तासुर ये पैदा होता है कि ये धरना जो है वो स्पॉन्सर्ड है और फ़ौज इसकी हिमायत कर रही है और जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो इनके पीछे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तासुर क्यों पैदा हुआ? ये तासुर इसलिए पैदा हुआ कि ये तासुर हुकूमती वज़रा की तरफ से पैदा किया गया और फिर इमरान खान ने भी जो स्टेटमेंट्स दी उसका भी यही मतलब निकाला गया। مثلا इमरान खान ने कहा कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, तो नून लीग ने इसकी तशरीह की कि इनका इशारा फ़ौज की तरफ है कि फ़ौज आने वाली है और फ़ौज आकर फैसला देने वाली है। और ऐसी कई स्टेटमेंट्स जो हैं वो फिर हुकूमती वज़रा के इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऐसे आए जो राहील शरीफ साहब और उनकी टीम के वाज़े तौर पर ख़िलाफ़ थे। मसलन मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जनरल राहील शरीफ जो हैं वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए उन्होंने मंसूबा बनाया है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। ये BBC को इंटरव्यू देते हुए जनरल मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, जो वफ़ात पा गए हैं, उनके साहबज़ादे सेनेटर फलानुल्लाह इस वक्त टेलीविज़न पर आते रहते हैं, तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और उसमें इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ ने जनरल राहील को ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई है जिसमें ज़हीरुल इस्लाम जो है हुकूमत के ख़ात्मे की मनसूबाबंदी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो इसके बाद चंद दिन के बाद हमने देखा कि मुशाहिदुल्लाह खान जो है उनको अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देना पड़ा। मुशाहिदुल्लाह खान जो हैं वो अपनी वजारत उनको छोड़ना पड़ी। तो इससे भी अंदाज़ा हुआ कि जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ के इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ और उनके वज़रा वाज़े तौर पर यही समझते हैं कि जनरल राहील शरीफ इस धरने को सपोर्ट कर रहे हैं और इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए वो भी कोशां हैं। अच्छा, फिर इसी तरह का एक बयान जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उन दिनों दिया। चौधरी निसार साहब भी
ढके छुपे अल्फाज में ऐसी बातें करते रहे, तो मजमूई तौर पर एक झगड़े का तासुर जो है वो पैदा होता रहा, और जाहिर है वो झगड़ा पीछे बैकएंड पे मौजूद भी था। अच्छा, उन्हीं दिनों में रॉयटर्स ने खबर लगाई 5 सितंबर 2014 को। रॉयटर्स ने खबर ये लगाई कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें 5 अफसरान जो हैं उन्होंने राय दी है कि नवाज शरीफ की हुकूमत को बेदखल कर दिया जाए। यानी 5 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के 5 जनरल जो हैं वो जनरल राहील शरीफ को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस वक्त मामला को, यानी धरना हो रहा है, इमरान खान धरना दे रहे हैं, 126 दिन का धरना उन्होंने दिया था, आपको याद होगा, और धरना हो रहा है, हालात बहुत ख़राब हैं, कभी पीटीवी पे हमला हो जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग बढ़ जाते हैं, तो हालात इतने ख़राब हैं कि टेक ओवर कर लेना चाहिए। तो ये रॉयटर्स ने खबर लगाई कि यहाँ तक मामला गए थे कि फ़ौज ने उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत को बेदखल करने का सोचा भी था, लेकिन नवाज शरीफ को पूरी पार्लियामेंट सपोर्ट कर रही थी, पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई थी, अचकजई साहब, मौलाना, सब लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। तो इसलिए इमरान खान का धरना कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि तमाम पार्लिमानी कुव्वतें जो हैं वो एक साथ खड़ी हो गई थी, और फिर वैसे भी हुकूमत आए हुए सिर्फ अभी 1-1.5 साल ही हुआ था, तो वो नतीजा खैर साबित ना हो सका। अच्छा, अब एक उन दिनों में कॉन्स्पिरेसी और हुई, और ये जो हुकूमत के वज़रा थे वही सहाफ़ियों को ये ख़बरें देते रहे और ये बातें करते रहे कि बुनियादी तौर पर जनरल राहील शरीफ जो हैं वो नवाज़ शरीफ से अपनी एक्सटेंशन को इंश्योर करना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो ये नवाज शरीफ पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको जो है वो ये एक्सटेंशन के लिए उनकी राह हमवार हो, और वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन मामला ये है कि 2014 तो गालिबन 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई कर कियानी साहब गए, तो 2014 में तो उनका टेन्योर ख़त्म नहीं हो रहा था, वो तो मेरा ख्याल है उसके बाद जाकर ख़त्म होना था अगले साल, तो 2015 में ख़त्म होना था गालिबन, तो 2015 में ख़त्म होना था, लेकिन बहुत सारी क्यासें रही हुई कि वो 1 साल पहले ही अपनी एक्सटेंशन को इंश्योर करना चाहते थे। तो यूँ बहरहाल राहील शरीफ साहब के बारे में ये चमगुइयाँ होती रहीं और नवाज शरीफ के ताल्लुकात उनसे कशीदा रहे, लेकिन बहरहाल जब वक्त आया तो जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो वक्त मुकर्ररा पर उनको एक्सटेंशन नहीं मिली, वो घर चले गए, और जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बना दिया गया। लेकिन आर्मी चीफ उनको 6 साल के लिए, यानी पहले तो 3 साल के लिए बनाया गया, फिर 3 साल की एक्सटेंशन भी मिल गई। तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ नवाज शरीफ के बहुत शदीद इख्तलाफात हुए, इतने इख्तलाफात के नवाज शरीफ को जब हुकूमत से निकाल दिया गया तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा तुम थे जिसने मेरी हुकूमत ख़त्म की, तुम थे वो जिसकी वजह से मेरी हुकूमत ख़त्म हुई, और बताओ मेरी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया, बताओ पाकिस्तान को नुकसान क्यों पहुँचाया। तो जनरल बाजवा को मुखातिब कर करके नवाज शरीफ ये सारी बातें करते रहे, लेकिन जनरल बाजवा की तरफ से उसका जवाब नहीं दिया गया। अब ये आखिरी एपिसोड रह गया है, कुछ लोगों का ख्याल है कि मुझे ये एपिसोड 29 नवंबर के बाद करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जो फैक्ट्स रहे, जो स्टेटमेंट्स दी गई, तो हम इस पर भी जो है वो बात कर लेते हैं और देखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो किस नौइयत के थे और क्या थे, तो इस पर भी हम आखिरी एपिसोड में बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।